हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। पर गाइस इससे पहले मैं आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहूंगा और मैं होप करता हूँ कि आप दिवाली काफी एंजॉय करें। पर जहां तक बात है इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइस इस वीक के AEW डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई जहां पर केनी ओमेगा डार्क ऑर्डर के नंबर 5 को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हमें आज से करीब 1.5 साल पहले AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा और नंबर 5 पहली बार एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दिए थे और जितना बढ़िया वो मैच था उतना ही बढ़िया ये मैच भी था। और इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर केनी ओमेगा डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जब कभी इस मैच के अंदर नंबर 5 ने अपना कमबैक किया तब यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड नंबर 5 के लिए चीयर कर रहा था और काफी बार नंबर 5 इस मैच के अंदर केनी ओमेगा को हराने काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन फाइनली नंबर 5 के मूव्स को रिवर्स कर केनी ओमेगा ने नंबर 5 के ऊपर एक भी ट्रिगर लगाया जिस पर सरप्राइजिंगली नंबर 5 ने किक आउट कर दिया और ये देखकर केनी ओमेगा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और केनी ओमेगा ने नंबर 5 के ऊपर लगातार 2 बार भी ट्रिगर लगाया जिस पर नंबर 5 किक आउट नहीं कर पाए और फाइनली केनी ओमेगा ने मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि नंबर 5 केनी ओमेगा उनकी लिमिट्स तक ले गए थे, लेकिन अब नंबर 5 को इसके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी। और ये कहकर माइकल नाकाजावा से एक स्टील चेयर लेकर यहाँ पर केनी ओमेगा नंबर 5 के ऊपर उस स्टील चेयर के थ्रू अपना फिनिशर लगाने के लिए गए। पर तभी यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज आ गए जिन्हें देखकर केनी ओमेगा ने नंबर 5 को छोड़ दिया और केनी ओमेगा स्टील चेयर अपने हाथ में लेकर यहाँ पर खड़े हो गए। पर नंबर 5 ने केनी ओमेगा के हाथ से स्टील चेयर ले ली और इतने में ही एडम हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए आ गए, पर इसे रिवर्स कर केनी ओमेगा से भाग गए। और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए एडम हैंगमैन पेज ने कहा कि 10 दिनों के अंदर एडम हैंगमैन पेज केनी ओमेगा से उनकी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेने वाले हैं। और एक कहकर हैंगमैन पेज ने केनी ओमेगा को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस दे दी, जिससे कि हम देख सकते हैं कि इस बार केनी ओमेगा को फेस करने के लिए एडम हैंगमैन पेज काफी कॉन्फिडेंट है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब फुल ईयर पे-पर-व्यू पर हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा ये मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर मैलेकाई ब्लैक का एक बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिला जहां पर बात करते हुए मैलेकाई ब्लैक ने कहा कि टोनी खान ने मैलेकाई ब्लैक को कोडी रोड्स के मैच के दौरान रिंग साइड पर रहने के लिए मना कर दिया है और शायद ऐसा कर टोनी खान को ऐसा लग रहा है कि टोनी खान कोडी रोड्स को बचा रहे हैं। लेकिन जैसे जूलियट सीजर की कहानी के अंदर सीजर को मारने वाला सिर्फ माइकल नहीं था, वैसे यहाँ पर कोडी के मैच के दौरान रिंग साइड पर रहने के लिए सिर्फ मैलेकाई ब्लैक नहीं है, जो बात यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक ने कही। और आपको आगे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर सीएम पंक आते हुए दिखाई दिए जिन्होंने इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो कट किया। और यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं और वो दोनों ही लोग इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं है और उनमें से पहले है जॉन मॉक्सली जो कि अल्कोहल रिहैब सेंटर के अंदर गए हैं। और जब ये बात सीएम पंक को पता चली तब सीएम पंक को काफी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर जॉन मॉक्सली अपने आप के लिए केयर कर रहे हैं, क्योंकि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रेसलर्स अपनी कंपनी के लिए अपनी हर एक चीज देते हैं, लेकिन जब वो अपने आप के बारे में सोचते हैं तो उन्हें सेल्फिश कहा जाता है। और ये सब सीएम पंक के साथ हो चुका है, जो बातें कर यहाँ पर सीएम पंक इनडायरेक्टली अपने WWE करियर के बारे में बात कर रहे थे। पर पंक ने यहाँ पर जॉन मॉक्सली को रिहैब के अंदर जाने के लिए गुड लक विश किया। पर जो दूसरा आदमी है जो कि इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं है उसके बारे में बात करती हूँ यहाँ पर सीएम पंक ने कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि एडी किंगस्टन है, जिन्हें पता नहीं किस बात का गुस्सा है पर वो हाल फिलहाल में सीएम पंक के ऊपर काफी चिल्ला रहे हैं। इसीलिए सीएम पंक को लगता है कि एडी किंगस्टन को सीएम पंक से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सीएम पंक ने कभी एडी किंगस्टन को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और एडी को भी सीएम पंक को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। और जाते जाते यहाँ पर सीएम पंक ने कहा कि अगर एडी किंगस्टन सीएम पंक के रास्ते के अंदर नहीं आते तो प्रॉब्ली सीएम पंक इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली उनके मैच के अंदर रिप्लेस करते। पर एडी किंगस्टन की वजह से सीएम पंक और ऑरेंज कैसिडी के बीच में मैच नहीं होने वाला, जो ब्लेम एडी किंगस्टन के ऊपर डालकर यहाँ पर एडी किंगस्टन को अपनी माफी मांगने के लिए कहकर सीएम पंक यहाँ से चले गए। जिसके बाद हमें डायनामाइट शो पर मीरो का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पर बात करते हुए मीरो ने कहा कि मीरो ने अपने गॉड को धमकी दी थी कि अगर मीरो को AEW कंपनी के अंदर कोई चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मीरो अपने गॉड के ऊपर कभी बिलीव नहीं करने वाले, और इसीलिए मीरो के गॉड ने मीरो को एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी दी है, जो बातें यहाँ पर मीरो ने कही। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला जहाँ पर बात करते हुए द एलीट कह रही थी कि द एलीट प्रोफेशनल रेसलिंग की मोस्ट डोमिनेंट फैक्शन है। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए जिन्हें देखकर बात करते हुए मैट जैक्सन ने कहा कि यहाँ पर क्रिश्चियन केज अकेले है और पूरी द एलीट है, तो इसीलिए यहाँ पर क्रिश्चियन केज को एलीट के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी हमने देखा कि पीछे से लुचासोरस आ गए जिन्हें देखकर द एलीट यहाँ जा रही थी। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर यंग बक्स क्रिश्चियन केज और लुचासोरस के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन क्रिश्चियन केज और लुचासोरस ने यंग बक्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और इनके ऊपर अटैक करते करते क्रिश्चियन केज और लुचासोरस यंग बक्स को अरीना के अंदर ले आए जहाँ पर किसी तरीके से द एलीट अपना कमबैक कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर जंगल बॉय भी आ गए और यहाँ पर आकर जंगल बॉय ने द एलीट के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें क्रिश्चियन केज ने मैट जैक्सन के ऊपर एक स्पीयर भी लगाई और यहाँ पर क्रिश्चियन केज मैट जैक्सन के ऊपर रैम के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए। पर निक जैक्सन ने ऐसा होने से रोक लिया, पर निक जैक्सन लुचासोरस से नहीं बच पाए और यहाँ पर लुचासोरस ने निक जैक्सन को उठाकर एडम कोल के ऊपर एक चोक स्लैम लगा दिया, जिसके बाद जंगल बॉय ने एडम कोल के ऊपर अपना सबमिशन मूव स्नेयर टैप लगाया। पर
पर आखिरकार दो स्टील चेयर लेकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने एज की तरह ही एडम कोल के सिर के नीचे एक स्टील चेयर रखकर एडम कोल के सिर के ऊपर दूसरे स्टील चेयर से अटैक किया, जो देखा जाए तो काफी ब्रूटल अटैक था। लेकिन हम कह सकते हैं कि इतने ब्रूटल अटैक के साथ क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना कमबैक कर लिया है और अब देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर और रूबिसो एक दूसरे के बारे में बात कर रही थी। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर को एडब्ल्यू कंपनी अंदर चैंपियन बनने के लिए चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है, पर रूबिसो ने कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर काफी तगड़ी रेसलर है और इसलिए उन्हें हराना काफी आसान नहीं होने वाला। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर समोरा एडल्सोर और एरियो स्टार आते हुए दिखाई दिए। और गाइस, अगर आपको नहीं पता कि समोरा एडल्सोर कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि समोरा एडल्सोर कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कलिस्टो है, जिन्होंने इस वीक के डायनामाइट शो पर एक टैग टीम मैच के अंदर अपना एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू किया और वो यहाँ एफटीआर की ट्रिपल मेगा टैग टीम चैंपियनशिप को ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आए थे। जिसके बाद हमें समोरा एडल्सोर और एरियो स्टार और एफटीआर के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, जिस मैच की शुरुआत में ही समोरा एडल्सोर ने इस मैच के अपने हाई फ्लाइंग मूव्स लगाने स्टार्ट कर दिए, जो देखकर एफटीआर ने समोरा एडल्सोर और एरियो स्टार के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, क्योंकि एफटीआर को फ्लिप जरा भी पसंद नहीं है। और इसके बाद एफटीआर ने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट तो किया ही, लेकिन इसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर समोरा एडल्सोर और एरियो स्टार की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। और सरप्राइजिंगली डार्बी एलिन भी मैच क्राउड के अंदर बैठकर देख रहे थे, जो देखने के लिए काफी वियर्ड चीज है, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर डार्बी एलिन ये मैच क्राउड के अंदर बैठकर क्यों देख रहे थे। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर समोरा एडल्सोर ने कैश व्हीलर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर एरियो स्टार ने भी कैश व्हीलर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर कैश व्हीलर को यहाँ पर पिन किया, पर सरप्राइजिंगली डैक्स हार्वुड ने पिन तोड़ दी। जिसके बाद समोरा एडल्सोर डैक्स हार्वुड के ऊपर अटैक करने के लिए रिंग के नीचे गए और इनके अंदर एरियो स्टार ने कैश व्हीलर के ऊपर एक रोलअप पिन किया, लेकिन सरप्राइजिंगली कैश व्हीलर ने रिवर्स कर रोप्स का सहारा लेकर एरियो स्टार के ऊपर एक रोलअप पिन किया और यहाँ पर एरियो स्टार को पिन कर एफटीआर ने मैच जीत लिया है और स्टिल है लूचा लिब्रे ट्रिपल ए मेगा टैग टीम चैंपियंस एफटीआर। और कहना पड़ेगा कि ये मैच काफी बढ़िया मैच था। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैसे लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हिकारू शिडा ने अपने 50 मैच जीते हैं, इसीलिए यहाँ पर हिकारू शिडा को एक ट्रॉफी दी गई थी। लेकिन तभी यहाँ पर आकर नायला रोज ने हिकारू शिडा को इंटरप्ट किया और यहाँ पर हिकारू शिडा से बात करते हुए नायला रोज ने कहा कि माना कि हिकारू शिडा ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर 50 मैच जीते हैं, लेकिन उनका अगला मैच नायला रोज के खिलाफ होने वाला है और नायला रोज इस बार हिकारू शिडा से नहीं हारने वाली और नायला रोज अभी से अपनी जीत सेलिब्रेट करने वाली है। जो बातें कहकर नायला रोज यहाँ से चली गई। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर इनर सर्कल आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि एक वीक पहले सैमी गेवेरा ने इथन पेज को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए हरा दिया है, जिसका मतलब कि इनर सर्कल की अमेरिकन टॉप टीम के खिलाफ के मैच के अंदर इनर सर्कल अमेरिकन टॉप टीम के टैग टीम पार्टनर्स चूज करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डैन लैम्बर्ट मैन ऑफ द ईयर और अमेरिकन टॉप टीम आ गई और यहाँ पर आकर बातें करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि डैन लैम्बर्ट अमेरिकन टॉप टीम के फर्स्ट एवर मेंबर है और इसीलिए अमेरिकन टॉप टीम की बिहाफ के ऊपर डैन लैम्बर्ट यहाँ पर क्रिस जेरिको को एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, जिसके मुताबिक क्रिस जेरिको अमेरिकन टॉप टीम के किसी भी मेंबर को चूज कर सकते हैं। जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने कही और यहाँ पर इनर सर्कल की बिहाफ के ऊपर अमेरिकन टॉप टीम का फर्स्ट एवर टैग टीम पार्टनर चूज करते हुए जेक हेगर ने जूनियर डाइस सैंटोस का नाम लिया और यहाँ पर इनर सर्कल की बिहाफ के ऊपर अमेरिकन टॉप टीम का दूसरा टैग टीम पार्टनर चूज करते हुए सैंटाना ने कहा कि वो अमेरिकन टॉप टीम की दूसरे टैग टीम पार्टनर के तौर पर आंद्रे एवोस्की को चूज करते हैं, जिन्होंने 2 बार क्रिस जेरिको के ऊपर नीस टैग लगाई थी और यहाँ पर जेरिको थर्ड पार्टनर चूज करने ही जाने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि पेज वैन ज़ैन को कुछ कहना है और क्रिस जेरिको पेज वैन ज़ैन की बातें सुनने के बाद अमेरिकन टॉप टीम का थर्ड पार्टनर चूज करे। जिसके बाद यहाँ पर क्रिस जेरिको से बात करते हुए पेज वैन ज़ैन ने कहा कि क्रिस जेरिको ने पेज वैन ज़ैन की इंसल्ट कर दी है और यहाँ पर पेज वैन ज़ैन क्रिस जेरिको से अपना बदला चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर पेज वैन ज़ैन चाहती थी कि क्रिस जेरिको अमेरिकन टॉप टीम के थर्ड पार्टनर के तौर पर पेज वैन ज़ैन का नाम चूज करे, क्योंकि वो अकेले ही इनर सर्कल के 5 मेंबर के ऊपर भारी पड़ सकती है। जो बात यहाँ पर पेज वैन ज़ैन ने कही, पर ओटिस और सैमी गेवेरा ने कहा कि वो पेज वैन ज़ैन को चूज नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें अमेरिकन टॉप टीम का टफेस्ट मेंबर चाहिए। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि डैन लैम्बर्ट का कहना है कि इनर सर्कल अमेरिकन टॉप टीम के किसी भी मेंबर को चूज कर सकते हैं और हाल ही में बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा था कि डैन लैम्बर्ट अमेरिकन टॉप टीम के फर्स्ट एवर मेंबर है, इसीलिए क्रिस जेरिको अमेरिकन टॉप टीम के थर्ड टैग टीम पार्टनर के तौर पर डैन लैम्बर्ट को चूज करते हैं। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, जो सुनने के बाद यहाँ पर डैन लैम्बर्ट काफी गुस्सा हुए थे, क्योंकि डैन लैम्बर्ट यहाँ पर कोई मैच रेसल करने के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ पर अमेरिकन टॉप टीम के सिर्फ मैनेजर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रिस जेरिको ने डैन लैम्बर्ट को चूज कर लिया है, तो अब देखना पड़ेगा कि फुल गियर पेपर व्यू पर डैन लैम्बर्ट का मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के बैकस्टेज में टोनी शिवानी, डांटे मार्टिन, मैट सैडल, लियो रश और ली मोरेटी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी ने मैट सैडल से पूछा कि डांटे मार्टिन के खिलाफ अपना मैच हारने के बाद यहाँ पर मैट सैडल का क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए मैट सैडल ने कहा कि मैट सैडल यहाँ पर सबसे पहले डांटे मार्टिन को कांग्रेचुलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि डांटे मार्टिन ने मैट सैडल की सभी उम्मीदें ब्रेक कर दी है और अब डांटे मार्टिन लियो रश के साथ मिल चुके हैं। पर मैट सैडल के पास भी अपने आप के लिए काफी बढ़िया टैग टीम पार्टनर है, जो कोई और नहीं बल्कि ली मोरियाटी है और उनके टैग टीम डांटे मार्टिन और लियो रश से काफी बढ़िया है। जो बात यहाँ पर मैट सैडल ने कही, पर मैट सैडल की बातें सुनने के बाद लियो रश ने यहाँ पर मैट सैडल को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और ली मोरियाटी और मैट सैडल के बीच में एक टैग टीम मैच हो जाए, जिस मैच के लिए मैट सैडल मान चुके हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला, जहां पर एना जी जिमी हेटर को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वैसे ही ये मैच एक काफी बढ़िया मैच था और माना कि इस मैच की शुरुआत में एना जी ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया, लेकिन थोड़ी देर बाद चीटिंग कर जिमी हेटर ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और जिमी हेटर ने इस मैच के अंदर एना जी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और इस मैच के आखिर में जिमी हेटर एना जी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन एना जी ने इसे रिवर्स कर दिया और एना जी ने जिमी हेटर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि क्वीन स्लेयर लगा दिया, जो देखकर रेबल ने रेफरी को
को डिस्ट्रैक्ट किया और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट किया, जिस बीच जिमी हेटर ने एनर्जी के ऊपर अपना फिनिशर क्लोज लाइन फ्रॉम हेल लगाया और यहाँ पर एनर्जी को पिन करके जिमी हेटर ने मैच जीत लिया है और अब जिमी हेटर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के मैच के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुकी है। पर मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जिमी हेटर, डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबल ने मिलकर एनर्जी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर एनर्जी को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर यानी कि टाई कॉन्टी आ गई और यहाँ पर आकर टाई कॉन्टी ने जिमी हेटर, रेबल और डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक कर दिया। पर 3-on-1 अटैक के सामने टाई कॉन्टी भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पर टाई कॉन्टी को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि थंडर रोजा आ गई, जिन्हें देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर, रेबल और जिमी हेटर यहाँ से भाग गए और हमें यहाँ पर थंडर रोजा, एनर्जी और टाई कॉन्टी को अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जेड कारगिल का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैचेस कौन जीत रहा है, क्योंकि आगे चलकर जेड कारगिल टीबीएस वुमेन चैंपियन बनने वाली है और उन्हें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो बात यहाँ पर जेड कारगिल ने कही। लेकिन इसके बाद डायनामाइट शो पर एमजेएफ आ गए, जो क्राउड के अंदर बैठे हुए डार्बी एलिन से बात करते हुए कह रहे थे कि एमजेएफ ने कहा था कि एबीयू कंपनी के 4 पिलर्स है, जो कि एमजेएफ, डार्बी एलिन, सैमी गेवेरा और जंगल बॉय। लेकिन जहां तक बात है एमजेएफ और डार्बी एलिन की, तो एमजेएफ और डार्बी एलिन बाकी दोनों से काफी आगे है और यहाँ पर डार्बी एलिन और एमजेएफ एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। पर एमजेएफ को यह समझ नहीं आता कि यहाँ पर काफी सारे लोग डार्बी एलिन को चीयर क्यों करते हैं और एमजेएफ को बू क्यों करते हैं। पर शायद इसलिए है क्योंकि डार्बी एलिन इन्हीं फैंस में से एक है, लेकिन एमजेएफ इनसे भी फैंस से एक लेवल ऊपर है और एमजेएफ डार्बी एलिन से काफी बढ़िया रेसलर है और शायद इन्हीं सभी रीजंस की वजह से फैंस एमजेएफ को हिट करते हैं। पर ये फैक्ट है कि फुल ईयर पेपर व्यू पर एमजेएफ डार्बी एलिन को हराने वाले हैं, क्योंकि एमजेएफ डार्बी एलिन से बेटर है और डार्बी एलिन और सभी फैंस को पता है। जो बातें कहकर एमजेएफ यहाँ जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि डार्बी एलिन फुल ईयर पेपर व्यू पर एमजेएफ पर किसी भी चीज से अटैक नहीं करने वाले। डार्बी एलिन फुल ईयर पेपर व्यू पर एक नॉर्मल रेसलिंग मैच असर करने वाले हैं, क्योंकि डार्बी एमजेएफ को तब नहीं बल्कि अब मारने वाले हैं। और एक कहकर डार्बी एलिन रिंग की तरफ आने लगे, पर डार्बी को अपनी तरफ आता हुआ देख एमजेएफ यहाँ पर रिंग छोड़कर जा रहे थे। लेकिन तभी हमने देखा कि रैंप के ऊपर से स्टिंग आ गई, जिन्हें देखकर एमजेएफ पीछे हट गए और एमजेएफ और डार्बी एलिन एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहां पर एमजेएफ ने डार्बी एलिन को क्राउड के अंदर ले जाकर डार्बी एलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। लेकिन डार्बी ने यहाँ पर एमजेएफ का अटैक रिवर्स कर डार्बी ने भी एमजेएफ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और इतने में हमने देखा कि रैंप के ऊपर स्टिंग वार्डलो के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिस बीच डार्बी एलिन एमजेएफ को रिंग के अंदर ले आए और यहाँ पर डार्बी एलिन एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर कफ एंड ड्रॉप लगाने के लिए जा रहे थे, पर एमजेएफ यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि जब फुल ईयर पेपर व्यू पर एमजेएफ और डार्बी एलिन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर कोडी रोड्स, अंद्रादे, लिडलो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होती है अंद्रादे ने कोडी रोड्स के ऊपर एक स्लैप लगाई, जिससे कि कोडी रोड्स इस मैच के अंदर गुस्से में अंद्रादे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर फिर भी यहाँ पर अंद्रादे के पास कोडी रोड्स के हर एक मुंह का जवाब था, जिस वजह से हमें ये मैच एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है। और यहाँ पर इस मैच के दौरान अंद्रादे बार बार कोडी रोड्स के नी के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिस वजह से हमें इस मैच के अंदर अंद्रादे की तरफ से भी बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में अंद्रादे ने कोडी रोड्स के ऊपर अपना सबमिशन मूव फिगर 4 लेग लॉक लगाया था, पर कोडी ने इसे रिवर्स कर दिया। और इससे पहले कि कोडी रोड्स अंद्रादे के ऊपर अपना फिनिशर लगाए, यहाँ पर अंद्रादे के मैनेजर ने आकर कोडी को डिस्ट्रैक्ट किया, जो देखकर आर्न एंडरसन ने अंद्रादे के मैनेजर के ऊपर अटैक किया। और जब रेफरी ये सब चीजें देख रहा था, तभी कोडी रोड्स अंद्रादे के ऊपर एक सुसाइड डाइव लगाने के लिए गए, लेकिन बीच में एफटीआर ने आकर कोडी रोड्स के ऊपर अपने ट्रिपल एम का टैग टीम चैंपियनशिप से अटैक किया। और मैनिका ब्लैक अपने इन्हीं फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे, जो कि इस मैच के अंदर अंद्रादे की मदद करने के लिए आए थे। और इसके बाद कोडी को रिंग के अंदर ले जाकर कोडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर कोडी रोड्स को पिन कर अंद्रादे ने मैच जीत लिया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी हो सकता था। पर ये मैच खत्म होने के बाद जब यहाँ पर एफटीआर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर रही थी, तभी यहाँ पर आर्न एंडरसन रिंग के अंदर आ गए और सरप्राइजिंगली यहाँ पर आर्न एंडरसन और टली ब्लैंचेट एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिनके अपने जमाने के अंदर एक टेयर की तरह एक टैग टीम थी। और यहाँ पर अंदाजे और टली ब्लैंचेट यानी कि फॉर्मर टैग टीम पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर लूचा ब्रोज आ गए, जिन्होंने यहाँ पर आकर एफटीआर के ऊपर अटैक कर दिया। और लूचा ब्रोज को देखकर एफटीआर यहाँ से भाग गए और माना कि यहाँ पर एडवांटेज लूचा ब्रोज को मिला है। पर यहाँ पर देखने मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम यहाँ पर रेफिनिक्स इंजर्ड है और शायद उन्हें अपने पैरों के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि रेफिनिक्स यहाँ पर लंगड़ाते हुए आ रहे थे। और देखना पड़ेगा कि क्या रेफिनिक्स ठीक है या नहीं। और मैं होप करता हूँ कि फुल ईयर पेपर व्यू पर लूचा ब्रोज और एफटीआर का मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर जॉन सिल्वर का एक इंटरव्यू होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर बात करते हुए जॉन सिल्वर ने कहा कि जॉन सिल्वर ने पहले एडम कोल को डार्क ऑर्डर ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन एडम कोल ने जॉन सिल्वर की बातें नहीं मानी, इसीलिए आज एडम कोल की हालत है। और इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर जॉन सिल्वर एडम कोल को हराने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर जॉन सिल्वर ने कही। लेकिन इसके बाद एबी ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंडिया के अंदर एबी सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर एबी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और हाँ, वो वीडियो काफी पुरानी है, इसीलिए आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड मैच के लिए बनी और रेड वेलवेट का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए बनी ने कहा कि बनी रेड वेलवेट की स्टोरी लाइन की विलन होने वाली है। पर रेड वेलवेट ने कहा कि किसी भी स्टोरी के अंदर आखिर में हीरो ही जीतता है। जिसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जिस मेन इवेंट से पहले यहाँ पर ब्रांड डेंसन ने आकर कॉमेडी टीम ज्वाइन की। और इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के लिए मीरो बाहर आ गए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर होने वाले जॉन मॉक्सली और ऑरेंज कैसिडी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के एलिमिनेटर मैच के अंदर मीरो ने जॉन मॉक्सली को रिप्लेस कर दिया है। और इसलिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल्स मैच ऑरेंज कैसिडी वर्सेस जॉन मॉक्सली नहीं, बल्कि मीरो वर्सेस जॉन मॉक्सली है। और अगर आपको नहीं पता कि जॉन
मॉक्सली कहाँ पर है, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी कल की ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइस पता नहीं इस मैच के लिए मीरो ने अपने पैर के ऊपर पट्टी क्यों बांधी थी, पर ये मैच शुरू होने के बाद ऑरेंज कैसिडी मीरो से दूर दूर भाग रहे थे और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी मीरो को तंग कर रहे थे। पर सरप्राइजिंगली मीरो ने ऑरेंज कैसिडी को पकड़ लिया और यहाँ पर मीरो ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जो अटैक मीरो भी काफी एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर मीरो ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपने काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए। लेकिन फाइनली ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर मीरो के ऊपर टॉप रोप से बाहर एक डाइव लगाई, जिससे कि ऑरेंज कैसिडी और मीरो दोनों टेबल के थ्रू गए और मैट हार्डी भी रिंग साइड पर बैठकर ये मैच देख रहे थे, जो कि ऑरेंज कैसिडी को इस मैच के अंदर डोमिनेट करता हुआ देख काफी गुस्सा थे। पर फाइनली इस मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी मीरो को रिंग के अंदर ले गए और मीरो के ऊपर अपना सिग्नेचर मूव बीच ब्रेक लगाकर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी मीरो के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाने के लिए गए। लेकिन मीरो ने इसे रिवर्स कर दिया और ऑरेंज कैसिडी के ऊपर एक सुपर किक लगाकर यहाँ पर मीरो ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर गेम ओवर लगाया और सबमिशन के सहारे मीरो ने मैच जीत लिया है। यानी कि अब मीरो एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर फुल ईयर पेपर के ऊपर मीरो ब्रांड डेनियल्सन को फेस करने वाले हैं। और मीरो के मैच जीतते ही ब्रांड डेनियल्सन रिंग के अंदर आ गए, जो कि यहाँ पर मीरो से हाथ मिलाने के लिए आए थे, पर मीरो ब्रांड से हाथ मिलाए बगैर यहाँ चले गए और इसी वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया। जो डायनामाइट शो फिर एक बार एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था, पर सच बताओ तो मैंने इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली को काफी मिस किया। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?